मनी मार्केट इस चैप्टर के 3 यूनिट्स हैं। ठीक है मंजीत, स्टार्ट कर दिया। इस चैप्टर की 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो है कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, बच्चे इसमें क्या है थ्योरीज हैं। और थ्योरीज क्योंकि बहुत ज्यादा है, हमने क्या करना है इसके की पॉइंट्स जो है सिर्फ उसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो जो चीजें मैं कहूंगी बस उसको ही दिमाग में रखना है और उस थ्योरी का हमने क्या करना है रेफरेंस रखना है अपने दिमाग में। क्लियर है? सो बच्चे, सबसे पहले मनी होता क्या है, डेफिनेशन सबको पता है? बताओ, व्हाट इज मनी? यस, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, और Something which can be exchanged. यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, और बोलो मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, और बोलो हाँ डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट की बात है। और स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, यस, स्टोर ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब एक बेस है, हाँ, कि मेरे लिए 100 रुपया, तुम्हारे लिए भी वही सेम चीज 100 रुपए की, मैम बिल्कुल। ये वाला चैप्टर तो आपने करा रखा है। हाँ मेरे बच्चे पहले कराया हुआ, जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपका कौन सा अच्छा। रहता है अभी? यस मैम। आपका कोई रह गया अब इकोनॉमिक्स में चैप्टर? मैम मेरा वो प्रोडक्शन वाला। प्रोडक्शन? प्रोडक्शन तो मैंने अभी कराया है, वो आपको फिर कवर करना पड़ेगा ना। यस मैम, बस वो वाला चैप्टर रह गया, बाकी सारे कवर कर लिए मैम मैंने। ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग्स देख लो। ओके मैम। एक या 2 दिन में कंप्लीट है प्रोडक्शन वाला चैप्टर में। ओके मैम। ठीक है, सो जो आपने करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैं देख लेता हूँ मैम, अगर ये ठीक है, अगर थोड़े बहुत टॉपिक ना मेरी थ्योरी रह गई थी इसमें थोड़ी। ठीक है, करो फिर आगे। यस मैम। सो बच्चे, पहले क्या आता था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ बच्चे, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, जिसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। हो सकता है मुझे वीट चाहिए था, बट जो वीट सेलर था वो मेरा प्रोडक्ट कॉटन खरीदने के लिए रेडी नहीं था। तो कह रहे हैं क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब समथिंग व्हिच आई एम रेडी टू सेल एंड सेल इज समथिंग दैट यू मस्ट बी विलिंग टू बाय। ठीक है, तो बच्चे ये प्रॉब्लम्स थी, स्लो थी, स्टोरेज ऑफ वैल्यू थी कि कितना सामान हम रखेंगे संभाल के, वो खराब भी हो जाता था। ठीक है, उसको रखने के लिए भी अलग से जगह चाहिए थी। तो बच्चे ये बहुत मिजरेबली फेल हुआ बार्टर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आई बच्चे मेटेलिक करेंसी। मेटेलिक करेंसी में बच्चे जो कॉइन्स थे, मेटेलिक कॉइन्स थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, बच्चे उसकी जो कमोडिटी वैल्यू थी ना वो ज्यादा थी देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब लिखा गया था 100 रुपए, लेकिन अगर मैं उसको 100 रुपए की जगह उसको अगर मार्केट में बेचने जाती थी तो वो हो सकता था 1,000 रुपए में बिकता था। तो लोगों ने उसको भी एज ए कमोडिटी ही ट्रेड करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ मनी। ठीक है, फिर हमारे पास एक तो क्या प्रॉब्लम थी, उसको संभाल के रखना, उसको कैरी करना, चोरी चकारी के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो बच्चे, और काउंटिंग की प्रॉब्लम, कितने बड़े बड़े थैले लेके जाते थे, याद है आपने? पोटलियां से लेके लोग या बोरियां से लेके मूवीज में दिखाते थे, पुरानी लेके जाते थे। सो बच्चे उसके बाद ना, अब जो सिस्टम आया मनी, दैट इज पेपर एंड पॉइंट्स। ठीक है, पेपर करेंसी एंड पॉइंट्स। सो बच्चे वो जो है सिर्फ वही आज बेस्ट है, और उसी को हम अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट्स वगैरह आर ऑल पार्ट्स ऑफ व्हाट मनी, ओनली डिजिटल पेमेंट्स। यस, सो ये थोड़ा सा आपका वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, बैकग्राउंड बता दिया मैंने। ठीक है चैप्टर। अच्छा, फिएट मनी क्या होता है? हाई पार्ट मनी, ऐसी करेंसी जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, गवर्नमेंट ने कहा है ये पैसा है, तो उसके पास पार है ना टू बी एक्सचेंज एज मनी। कैन यू से नो टू एक्सेप्ट मनी? नो। अगर आपने मना कर दिया देन आई एम डिस्चार्ज ऑफ ऑल माई डेट्स। ठीक है, सो बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो क्या फिएट मनी क्या है, हाई पार्ट मनी, और ये करेंसी कौन सी है जो कि इशू करता है गवर्नमेंट। अब दो चीजें और है बेटा, एक तो ना जो 1 रुपी कॉइन्स होते हैं वो कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा जो बाकी पेपर करेंसी है या कॉइन्स है, पेपर करेंसी या फिर कॉइन्स अगर कुछ और है, वो कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इशू करता है। तो बच्चे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात तो जनरली एक्सेप्टेड, क्या आप मना कर सकते हो पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए? नो, आप नहीं मना कर सकते, लेकिन कॉइन्स की लिमिट है। ₹1000 तक के कॉइन्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके अलावा मुझे मना कर सकते हो कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। क्या है ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग?
सदियों तक रखे रखो वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, आप एक नोट दिखाओगे 500 का दिख जाएगा। एक ऐसा है, 100 का भी अलग रंग का है, एक अलग साइज का है, ठीक है। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, दैट इज इट इज नॉट इजिली रिप्रोड्यूस्ड बाय पीपल, क्या लोग उसको नकली करेंसी छाप सकते हैं? नहीं। ठीक है। रिलेटिवली स्कार्स बट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मतलब कि बहुत, देखो क्या आपके पास ढेरों ढेर है पैसों के? नहीं, कम है ना, लिमिटेड है, लिमिटेड है। यस। बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कि उसकी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है आरबीआई, यस कर सकती है, ठीक है सृष्टि। पोर्टेबल एंड इजिली ट्रांसपोर्टेड, पोर्टेबल मतलब आप कहीं पे भी उसको आराम से रख सकते हो, जेब में रख सकते हो, बैग्स में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, यस। इजिली ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हो आराम से, यस। ये प्रोसेसेस यूनिफॉर्मिटी, एक ही तरह का है, एक ही कलर का है, ऐसा नहीं है कि आज कोई और है कल कोई और है, ठीक है। डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज फॉर फ्रैक्शन विदाउट लूजिंग वैल्यू, मतलब 500 के नोट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा सकते हो, 50 का नोट, 100 का नोट, 20 का, 10 का, ऐसे करके कर सकते हो। क्या है उसकी फिर भी वैल्यू खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, वैल्यू नहीं खत्म होगी। हाउ मनी इज मेजर्ड, बच्चे ब्रॉड कंसेप्ट है और एक नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। ब्रॉड कंसेप्ट के हिसाब से बच्चे मनी क्या है, जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू और लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। और बच्चे आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2000, उसने कहा कि कैन बी काउंटेड एज ब्रॉड मनी, क्या क्या चीजें काउंट होंगी एज ब्रॉड मनी? नंबर वन इज नेशनल करेंसीज, मतलब जो भी करेंसी है, इंडिया की क्या आईएनआर है, यूएस की क्या यूएसडी है, ठीक है। ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स, ट्रैवलर्स चेक डिपॉजिट्स अदरवाइज कॉमनली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स, ठीक है। तो बच्चे आईएमएफ ने क्या कहा? डिमांड डिपॉजिट्स भी इसने इंक्लूडेड है। पहला क्या है? करेंसी नोट्स, करेंसी। दूसरा क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चे? अपना एक तो डिमांड डिपॉजिट हो गया, ट्रैवलर चेक्स। ट्रैवल चेक्स क्या होता है? ये आई थिंक CHEQUES होना चाहिए, CHECK नहीं होना चाहिए, बोलो। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? आप किसी और कंट्री में घूमने गए हो, अब वहां पे मेरा बैंक तो होने नहीं वाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं होने वाला, तो एसबीआई क्या करेगा? आपको एक इस तरह की चेकबुक दे देगा कि आप किसी भी बैंक में जाओ और वो लगा दो, तो वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा चेक, ठीक है। फिर बच्चे अदर डिपॉजिट्स, जिसमें क्या आ जाएगा? नॉन ट्रांसफरेबल सेविंग डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स या फिर रिपर्चेज अग्रीमेंट्स आ जाएंगे। लास्ट क्या होता है बच्चे? हमारा सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ स्टॉक, मतलब कि स्टॉक के शेयर्स नहीं होंगे इंक्लूड, लेकिन उसके अलावा कोई भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेड सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? डिमांड फॉर मनी बच्चे, डिमांड फॉर मनी इज अ डिराइव्ड डिमांड, मुझे अपने ऊपर कप कप मेरे को अपने ऊपर चिपकाने नहीं है पैसे, मुझे पैसों को खाना नहीं है, मुझे पैसे से कपड़ा खरीदना है, मुझे पैसे से खाना खरीदना है। तो डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? इनडायरेक्ट डिमांड, ऐसी डिमांड जो कि आपको चाहिए होती है टू फुलफिल सम अदर डिमांड। मेन डिमांड को फुलफिल करने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड। श्योर है? जैसे बच्चे भी कह रहे, पीपल डिमांड मनी बिकॉज दे विश टू हैव कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज विद यूज ऑफ मनी, हमारे को क्यों पैसा चाहिए? ताकि हम असली के गुड्स जो है वो खरीद सकें, ठीक है, या सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके। डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर। अब पैसा मुझे क्यों चाहिए? ताकि मैं जब भी चाहूँ खर्च कर सकती हूँ, लिक्विडिटी, या फिर उसको बचा के रखूँ, सेविंग करूँ, ठीक है। अब बच्चे, डिमांड फॉर मनी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइस एंड इनकम। व्हाई? इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट रेट से सप्लाई चेंज हो सकती है, डिमांड चेंज हो जाएगी, ठीक है। बच्चे, प्राइजेस क्यों? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसी से पता चलता है। और इनकम, इनकम में हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पोजेबल इनकम, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा कंजम्पशन करूंगी, कम पैसा है तो कम खर्च करूंगी, यस, ठीक है। अब पैसे जो है लोग कह रहे हैं कि ज्यादा लिक्विड फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? और ये जो पैसा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे इनकम लेवल के ऊपर, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरे पास पैसा ज्यादा होगा, ठीक है। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, मतलब अगर बच्चे महंगाई है तो मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, अगर नहीं है इतनी महंगाई तो पैसे कम भी अगर अपने हाथ में रखे तब भी चलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ज्यादा है तो मैं अपने पैसे सेव करना चाहूंगी या इन्वेस्ट करना चाहूंगी, है ना। लेकिन क्या मैं अपने हाथ में खर्च करना चाहूंगी? नहीं, ठीक है। रियल जीडीपी, अगर बच्चे रियल जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जितने बन रहे हैं मार्केट में,
विदाउट इन्फ्लेशन। तो बच्चे अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो क्या करूंगी मैं, उस पैसे को उतना ही खर्च करूंगी, उतना ही खर्च करूंगी। यस। फिर बच्चा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इट फॉलोज दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज इंटरेस्ट रेट टू अर्न अदर। देखो कुछ नहीं कह रहे अगर मैं पैसा अपने पास संभाल के रखती हूँ, जमा करके रखती हूँ, तो बच्चे क्या मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन हो रही है? यस हो रही है, क्योंकि अगर वही पैसा मैं अपने पास संभाल के ना रखूँ, उसको इन्वेस्ट कर लूँ या सेव कर लूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर या फिर मैं कहीं और लगा दूं तब भी मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर अपनी जेब में रखे रखूंगी, क्या वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा? आंसर इज नो। सो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, इफ इनकम इज मोर एक्सपेंडिचर इज मोर, इफ प्राइसेस आर मोर देन डिजायर टू होल्ड मनी इज मोर। ये ऊपर मैंने समझा दिया ना, ये वाला देखो, अगर इनकम ज्यादा है तो मेरा पैसे की जरूरत भी ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा करूंगी। यस। और अगर जनरल प्राइस लेवल ज्यादा है, मतलब कि अगर अगर बोलो महंगाई ज्यादा है तब भी मुझे पैसा ज्यादा चाहिए। ठीक है। अब थियोरीज आ गई बच्चे, सबसे पहले है क्लासिकल अप्रोच या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम। ठीक है बच्चे, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच। बच्चे ये किसने दिए? एवरेज फिशर ने दिए। ठीक है। और ये एवरेज फिशर कहाँ का था? येल यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। उसमें उसने किताब लिखी है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है। इसने कहा है कि मनी और प्राइस लेवल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर महंगाई है तो पैसा ज्यादा चाहिए, अगर महंगाई नहीं है तो पैसा कम भी चलेगा। एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डिटरमिन्ड ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ वैल्यू। एग्जाम मतलब इन अदर वर्ड्स, चेंजेस इन जनरल प्राइस level of commodity prices or changes in the value of purchasing power of money are determined first and foremost with changes in quantity of money in circulation। तो अगर पैसा सर्कुलेशन में ज्यादा है तो मैं अपने पास ज्यादा रखूंगी, खर्च भी ज्यादा करूंगी। ठीक है। तो ये ऐसे लिख लो यहाँ पे फटाफट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। जल्दी लिखो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। और कर देते हैं, बाकी पीछे से ना क्लियर है थोड़ी सी, दिखा यार ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर। अगर पैसा ज्यादा है सर्कुलेशन में तो बताओ इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा। यस। और डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस लेवल या फिर वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। लिख लिया। सो बच्चे इसको हमने लिख लिया, क्या क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आता है ना मनजीत, याद है लास्ट टाइम भी डर रहे थे। मनी की वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि पैसा कितना ज्यादा सर्कुलेशन में है। क्या है? पैसा कितना ज्यादा सर्कुलेशन में है, एमवी, मनी वेलोसिटी इज इक्वल टू पी, दैट इज प्राइस लेवल। क्या है? प्राइस लेवल इनटू ट्रांजैक्शंस। मतलब कितनी बार ये जो पैसा है ये अपने आप को सर्कुलेट कर रहा है, वो हम कैसे निकालेंगे? एक पैसा, 1 रुपया है बच्चों, वो कितनी बार लोगों के हाथों में जाता है, अलग अलग हाथों में, वो कैसे निकालेंगे? कह रहे हैं जो भी प्राइस लेवल है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। से सपोज हमारा एक ट्रांजेक्शन हुआ, किसी और के साथ एक ट्रांजेक्शन है, तो प्राइस लेवल के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार उसने हाथ बदला होगा। सिर्फ फॉर्मूला गिवन है। ठीक है। फिर फिशर ने बच्चे, उसको थोड़ा सा समझ आया, उसने कहा यार डिमांड डिपॉजिट्स भी होने चाहिए इसमें। ठीक है। तो उसने कैसे निकाला? उसने कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब कितने ट्रांजेक्शन्स हुए और वो भी तो निकालना जरूरी है। ठीक है। वो कह रहा है उसको कैसे निकालो? मनी वेलोसिटी, मनी वेलोसिटी प्लस एम डैश वी डैश। तो कह रहे हैं कैश का पैसा और क्रेडिट का दोनों को ले लो, कैश और क्रेडिट दोनों को ले लो। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। क्लियर है? फिर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इफ ट्रांजैक्शंस आर मोर देन डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो मोर। अब ये लाइन में लिख लो, एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी। एंड व्हाट इज इफ ट्रांजैक्शंस आर मोर देन डिमांड फॉर मनी इज ऑब्वियसली। बस इसको इतना ही ध्यान रखना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस क्या लिखना है कि रिलेशनशिप किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड, बोलो, प्राइस लेवल, है ना। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन, बोलो, अभी लिख के, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर, यस। ठीक है, यस मंजीत। बच्चे एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, कि कितने ट्रांजेक्शन है। अब अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो फिर डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी बच्चे। ठीक है। कैम्ब्रिज अप्रोच बच्चे किसने दिया, आल्फ्रेड मार्शल, एच पीगो, या फिर डीएच रॉबर्टसन एंड जॉन जेम थिंग्स। ठीक है, इन लोगों ने दी है, और इस अप्रोच को हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस। ठीक है, अब इसने दो चीजें बोली है। इसने बोला यहाँ पे जो मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश है ना, दो है, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। मैंने आपको बताया था मोटिव जो है तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं मोटिव, तीन तरीके के होते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, या फिर कंटिंजेंट हमारा होता है। ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे ना हम क्या होता है अपना, ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है कि हर रोज रोजमर्रा का खर्चा अगर मुझे निकालना है, क्या करना है, रोजमर्रा का अगर मुझे खर्चा जो है वो करना है, तो उसके लिए मुझे मेरे हाथ में कुछ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव। क्या बोलते हैं, यस। तो आ जाओ देखो, enabling the possibility of split of sale and purchase to two different points of time rather than being simultaneous। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन का मतलब, पहले बता देती हूँ दोबारा से, कि हर रोजमर्रा के खर्चे के लिए मुझे जो पैसा चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव। अब बच्चों यहाँ पे क्या है ना, ये कह रहे हैं सेल और परचेज को हम स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग टाइम पे कर देते हैं। ये नहीं कह रहे कि एक ही टाइम पे होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि सेल और परचेज बिल्कुल एक ही टाइम पे हो सकता है ना, मैं पैसे पहले दे दूं और बाद में पैसे गुड्स आ रहे हैं, या फिर गुड्स पहले अगर पैसे बाद में दे रहे हैं, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। यस, पहली चीज तो ये बोली है। सेकेंड, यहाँ पे बीइंग हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। अब फ्यूचर में क्या वैल्यू आने वाली है, मुझे क्या पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो बच्चे उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ पैसा बचा के रखती हूँ। क्या करती हूँ, कुछ पैसा बचा के रखती हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, ठीक है, सो आई यूज्ड टू ड्राइव एक्टिवा एट दैट टाइम। तो मेरी मम्मा क्या कहते थे, शी यूज टू टेल मी कि 500 का नोट कम से कम हर बारी तेरे ना उसमें होना चाहिए, मेडिकल किट में तू रखा कर, कि अगर कभी तेरे को जरूरत पड़ जाए, कभी तू भूल भी जाए पैसे उठाना, या कभी खत्म भी हो जाए, तो तेरे पास एक रिजर्व मनी पड़ा है, जब तेरे अगर कभी पेट्रोल खत्म हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो एटलीस्ट घर पे आ सके। ठीक है, सो दैट इज व्हाट प्रिकॉशनरी मोटिव, जब आप फ्यूचर का सोच के अभी क्या कर रहे हो बच्चे, पैसा सेव कर रहे हो। यस, ठीक है। फिर बच्चे ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे सुनेंगे, सिंस सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज बाय इंडिविजुअल डू नॉट टेक साइमल्टेनियसली दे नीड अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर। मतलब कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम पीरियड हमें चाहिए होता है ना सेल और परचेज के बीच में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टेम्पररी अबोर्ड। और उसको फुलफिल कौन करता है, पैसा। और वो कौन सा मोटिव है बताओ, ट्रांजेक्शन मोटिव। क्लियर है, ओके। तो बच्चे यहाँ पे इसने बताया, एक सेकंड, सिंस सिंस दो होगा, है ना, सिंस द लेटर इज इक्वल टू मनी नेशनल इनकम। हाँ ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिमांड फॉर मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू के का मतलब होता है नॉमिनल इनकम। ठीक है, नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला क्या है बच्चे, टी डिवाइडेड बाय वाई। नाउ टी इज योर ट्रांजेक्शन्स एंड वाई इज योर इनकम, रियल इनकम। ठीक है, इनटू पी वाई इज योर नॉमिनल इनकम। क्या है, नॉमिनल इनकम। तो कह रहे डिमांड फॉर मनी क्या है, रियल इनकम इंटू नॉमिनल इनकम। ठीक है, लर्न नहीं करना ये फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेनी। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो के है ना, के है, इसका दूसरा नाम क्या है, कैम्ब्रिज के है, तो इसको अंडरलाइन कर लो, कैम्ब्रिज के। अब बच्चे यहाँ पे एक और चीज है, ये कह रहे हैं द डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली मनी इनकम। हमारे को सिर्फ क्या है, जो डिमांड है मनी की, वो किसके ऊपर है, मनी इनकम है, मतलब जितना पैसा मैं कमा रही हूँ उतने ही ज्यादा मेरे पास डिमांड होगी मनी की।
ठीक है। नेक्स्ट इज केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्या बोल देते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और इसकी किताब तो हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ी थी, क्या है बेटा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इसने लिखी है। ठीक है। ये क्या बताता है कि लोग जो है वो पैसा जो है वो क्या करते हैं, होल्ड मनी, पैसा जो है अपने पास संभाल के रखते हैं, रादर देन सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स। लोग जो है अपने पास पैसा होल्ड करना ज्यादा पसंद करते हैं देन इन्वेस्टिंग इट इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ठीक है। अब इसके हिसाब से मैंने आपको बताया तीन तरह के मोटिव्स है, दो तो ऊपर कर लिया, ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी, तीसरा है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव क्या है बच्चे, कि मैं क्या कर रही हूँ कि अगर प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, अगर प्राइस ऊपर नीचे हो जाए तो उस टाइम पे भी मेरे पास पैसा कुछ होना चाहिए। यस, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव। अभी समझाऊंगे, टेंशन नहीं लेना। पहला क्या है, ट्रांजैक्टिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव ऊपर कर चुके हैं हम कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरी रोजमर्रा का खर्चा भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख लो, ट्रांजैक्शन मोटिव के आगे इनकम मोटिव, बिजनेस ट्रेड मोटिव, इनकम मोटिव एंड बिजनेस ट्रेड मोटिव। ठीक है। और उसका लिखो, बेस्ड अपॉन या स्ट्रेस्ड अपॉन, मतलब ये जो इनकम मोटिव या ट्रेड मोटिव है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इफ द प्राइस इज मोर इंटरेस्ट इज लेस। इफ प्राइस इज मोर, ये समझाती हूँ मैं क्या बोल रहे हैं, देन इंटरेस्ट इज लेस। इफ प्राइस इज लेस इंटरेस्ट इज मोर। इफ प्राइस इज लेस इंटरेस्ट इज मोर। समझा, समझाओ बेटा। देखो क्या है ना, ये तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा, ये ना एफएम जो चैप्टर होता है ना, सब्जेक्ट है, उसके अंदर आता है कि अगर आपको किसी भी चीज का प्राइस निकालना है ना, किसी की भी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। यहाँ पे डेट की बात कर रहे हैं ये लोग, जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो डेट, डेट मतलब जो आपने पैसा उठा रखा है। तो बच्चे ये कह रहे हैं प्राइस, अगर से सपोज, अब एग्जाम्पल मैंने ऐसे यहाँ पे बच्चों तुम्हारे को लास्ट टाइम दिया था, कि एग्जाम्पल लो कि तुम्हारा जो है 2.5 लाख रुपए जो है तुम्हारे पास है, से सपोज 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50, मैं अपने हिसाब से तुम कोई नया कर देती हूँ, मुझे भी याद नहीं मैंने कैसे निकाला, वेट, मान लो कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, ठीक है, एक कोई बॉन्ड है जो कि हमने खरीद रखा है, समझ रहे हो, बॉन्ड समझते हैं, हाँ, या डिबेंचर्स है, कुछ भी कह लो, उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे 5,000 रुपये मिलता है बेटा। और इस इंटरेस्ट, इसकी जो कॉस्ट है, मतलब जो मैंने बाहर से इसको उठा रखा है, ठीक है, जो ये मैंने बोरो कर रखा है ना डेट, उसकी कॉस्ट भी होगी कोई, है ना, उसको केडी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। से सपोज वो बच्चे कितनी है, 1 है, 10, 10%, तो 1.10। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी कि वैल्यू क्या आ रही है, प्राइस क्या आ रहा है बच्चा, 50,000 आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं बच्चे इंटरेस्ट को ज्यादा करती हूँ, क्या कर रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ, 10,000 कर देती हूँ, और कॉस्ट ऑफ डेट तो वही रहने वाली है बच्चे, वैल्यू क्या आ रही है, एक सेकंड, वेट वेट वेट, प्राइसेस मोर, वेट, प्राइस तो ज्यादा कर रहे हैं, इंटरेस्ट शुड बी लेस ना, इसमें कुछ कंट्रोल नहीं है। केडी हो गई, जो यहाँ पे पी का मतलब है ना, दैट इज केडी। तो बच्चा वो निकालो कितना हो जाएगा, कितना हुआ ये, अगेन 50,000 हो गया। कोई और वैल्यू ले लो ताकि हमारे को कंफ्यूजन नहीं ना हो, नीचे की वैल्यू ले लो, कितनी लेना चाहते हैं, सेम ही ले लो, ऊपर 5,000, नीचे 0.2 ले लेते हैं, ठीक है, फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। से सपोज बच्चे, अभी मुझे भी इंटरेस्ट अभी भी कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है, लेकिन जितने भी मैं वो डेट उठा पा रही हूँ वो कितना है, 20% पे, तो मेरा कितना अमाउंट आएगा, 25,000 शायद, कि 12,500, हाँ 25,000। ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ देखो, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट केडी जो है पहले
कम था तो मेरी वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। केडी जो है मेरा ज्यादा हुआ तो मेरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ आ गई बात? तो आपको लर्न क्या करना है, आपको ये प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकल इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको जो क्वेश्चन अगर आ सकता है वो ये हो सकता है कि अगर प्राइस जो है ज्यादा है तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल फॉल। क्लियर है? यस। ओके। उसके बाद बच्चा, द ट्रांजेक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश रिलेट्स टू नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजेक्शन एंड फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज, के अभी रोजमर्रा के खर्चे के लिए मुझे पैसा चाहिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस रेस्पेक्टिवली टू ब्रिज टाइम गैप बिटवीन रिसीट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और ये पैसा क्या कर रहा है, ये जो रिलेशन, जो टाइम गैप है किसके बीच में, खर्चे के और इनकम के। अब मेरे को क्या इनकम बच्चे हर रोज आएगी और मैं तभी खर्चा करती हूँ कि मेरे को इनकम स्टार्टिंग में या एंड में या कभी भी आगे पीछे आ सकती है। यस। तो बच्चे अब क्या जरूरी है कि मेरे पास अभी पैसा आएगा तभी मैं खर्च करूंगी, कह रहे नहीं, हो सकता है महीने के स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे आ रहे हैं लेकिन खर्चा मेरा हर रोज हो रहा है, या मेरा खर्चा शुरुआत के कुछ 4-5 दिन में होता है महीने के और पैसा मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा होल्ड करना पड़ेगा। यस। उस पैसे को जो मैं होल्ड कर रही हूँ, जो टाइम ग्रैप जो ब्रिज हो रहा है खर्चे और इनकम के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। यस। फिर बच्चे, अब यहाँ पे कीन्स ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है उससे हमारा डिपेंड करता है कि क्या ट्रांजेक्शन्स रहने वाले हैं। ठीक है। आर नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट से हमारे ट्रांजेक्शन्स कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके ट्रांजेक्शन्स फॉर मनी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। मतलब अगर इनकम ज्यादा होगी तो ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होंगे। यस। ठीक है। ये लिखा है बच्चे, ट्रांजैक्शन जो है इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, तो आप ये अंडरलाइन कर लो, इट इज डायरेक्ट और पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है। देन इज बच्चा हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि हर एकदम से कोई किसी चीज की जरूरत हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, तो वो जो डर है कि मुझे पैसा अपने पास रखना है फॉर अनफोर्सीन फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इनकम, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशंस एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फार साइटेडनेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, सुनेंगे कि अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो बच्चे मैं क्या करूंगी, अगर मैं, नहीं अब खर्च नहीं, अब संभालने की बात आ रही है, तो सेव भी ज्यादा कर पाऊंगी। यस। अगर इनकम कम है तो सेव भी कम कर पाऊंगी। यस। अगर बच्चे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, तो मैं ज्यादा पैसे ना भी सेव करूं तब भी चलेगा। लेकिन अगर इनस्टेबिलिटी है तो मुझे ज्यादा पैसा सेव करना चाहिए। यस, करना चाहिए। बच्चे अगर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है कि कोई चक्कर नहीं, अपने आप उस टाइम पैसे अरेंज हो जाएंगे, तो क्या मुझे सेव करने की जरूरत है? लेकिन अगर मैं डरपोक इंसान, पेसिमिस्ट हूँ, नेगेटिव हूँ, मुझे लगता है कि कल को कोई भी स्यापा खड़ा होगा, मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो वो क्या है, पेसिमिज्म, पेसिमिस्ट सोच है। फार साइटेडनेस मतलब दूर कितना आप देख सकते हो, कितना दूर का सोचते हो। तो अगर मैं ये सोचूं मेरा बच्चा बड़े होके तकलीफ में ना आए तो मैं आज से सेव करना शुरू कर दूंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है, अपने आप करेगा जिससे हमने करा, तो वो क्या बेटा, मैं फार साइटेड नहीं हूँ। मैं कहूंगी आज उसका फ्यूचर मिल गया ना, आज देखूंगी मैं कि बढ़िया जिंदगी जिए। बच्चे इनकम से प्रिकॉशनरी बैलेंस इफेक्ट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब एज इनकम इलास्टिक एंड इटसेल्फ इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है, इनकम का किससे लेना देना है, प्रिकॉशनरी बैलेंस जो है अफेक्ट होगा किससे, इनकम से। इनकम है ज्यादा तो प्रिकॉशनरी बैलेंस भी ज्यादा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मैं इन्वेस्ट थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो डरपोक हूँ, तो मैं इसलिए आज जमा करके रख रही हूँ, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेकुलेटिव मनी क्या बच्चे, speculative money reflects people desire to hold cash in order to equip to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure। मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगे कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ताकि मैं पैसे लगाऊं और उससे फायदा उठा सकूं और ज्यादा पैसे कमा सकूं। उसको हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव। सो बच्चे यहाँ पे क्या है, क्यों कर रही हूँ मैं पैसा क्यों बचा रही हूँ, टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट विच इज सेम एज फ्यूचर चेंजेस इन बॉन्ड प्राइसेस। वही बात है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो इंटरेस्ट का होगा कम, अगर प्राइस ज्यादा कम है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ठीक है। और मैं ये कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में फायदा उठाना है।
of changes in interest rate. Clear है? Keynes assumed that expected return of money is zero while the expected returns of bonds are of two types. आप कह रहे हैं जब मेरे को पैसे का रिटर्न क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बॉन्ड्स में पैसा लगाती हूँ तो मुझे दो तरह का फायदा मिलता है। पहली बात क्या, इंटरेस्ट मिलता है, और कल को जब मैं उन बॉन्ड्स को रीसेल करूंगी तो उसको फायदा में बेचूंगी, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो ये एक और एमसीक्यू, interest payments and expected rate of capital gain. Market value bonds and interest rate of market rate of interest are inversely related, ये मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया, ठीक है। फिर बच्चे नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, अगर मैं इसको छोड़कर नहीं, इफ द वेल्थ holders consider that the current rate of interest is high compared to the normal or critical interest rate, they expect a fall in interest rate. समझेंगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर मेरे पास बच्चे कुछ बॉन्ड्स हैं, मेरे को लगता था कि मार्केट में 10% जो है बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है मुझे, 12%। तो बच्चे अब क्या होगा, इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई, व्हाट इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ प्राइस टुमारो? इट इज गोइंग टू फॉल। नेगेटिव रिलेशन है ना, फिर से बोलो, इट इज गोइंग टू फॉल। यस। तो बच्चे अब मुझे पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो इसकी वैल्यू वो भी जो कैलकुलेट होने वाली है वो क्या होने वाली है, फॉल होने वाली है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना बेचना शुरू कर दूंगी बॉन्ड्स को। यस। तो कह रहे हैं एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल कन्वर्ट द कैश बैलेंसेस इनटू बॉन्ड्स बिकॉज दे कैन अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन गुड्स बॉन्ड्स, ठीक है। तो मुझे क्या हो रहा है कि क्या करूंगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो एक बार तो बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट ले लूंगी एंड देन एक्सपेक्ट अ कैपिटल गेन resulting from rise in bonds consequently upon the expected fall in the market rate of future interest rate. अगर से सपोज आज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कल को इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा और मैं बॉन्ड्स अपने पास संभाल के रखूंगी तो प्राइस क्या होने वाला है, राइज ना, क्योंकि इंटरेस्ट फॉल हो रहा है। तो जब प्राइस राइज होगा, देखो अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो प्राइस कम है। अब फ्यूचर में क्या आने वाला है सृष्टि, क्योंकि प्राइस जो है वो, प्राइस को छोड़ो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आज ज्यादा है कल को इट इज गोइंग टू फॉल, ठीक है। तो प्राइस क्या आने वाला है, राइज। प्राइस राइज होगा तो कल को मैं बेच दूंगी और आज को जो इंटरेस्ट का फायदा वो भी उठा लूंगी। समझ आ गई बात? और नहीं तो उसका उल्टा, नहीं तो उसका उल्टा। समझो जो अगर कह रहे हैं कि आज मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट लेस है, आज इंटरेस्ट रेट लेस है तो प्राइस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, अभी के अभी बॉन्ड्स बेच दूंगी और कैपिटल गेन कर लूंगी। कल को जब प्राइस कम होने वाला है मैं दोबारा से खरीद लूंगी और इंटरेस्ट रेट भी तब ज्यादा होने वाला है, फायदा ले लूंगी, ताकि मैं कैपिटल लॉसेस को अवॉइड कर सकूं और इंटरेस्ट रेट जो मेरा है वो कम से कम फॉरगो हुआ, क्योंकि अगर मैं बेचूंगी तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन नुकसान भी कम होगा ना, नुकसान भी कम होगा। समझ आ रही है बात करें? If the interest rates do not decrease in future, bonds price will fall and the idle cash balance held can be used to buy bonds at lower prices. ये मैंने आपको समझा दिया ना कि अगर से सपोज कल को क्या होगा बेटा, क्योंकि बॉन्ड्स का प्राइस अब आज क्या है, ज्यादा है, तो मैंने बेच दिया और गेन कर लिया। कल को क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या आने वाला है, राइज होने वाला है, तो प्राइस क्या आने वाला है, फॉल होने वाला है, तो मैं तब खरीदूंगी। अब लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। एक सेकंड, ये पहले तो ये भी बता देती हूँ और फिर लिक्विडिटी ट्रैप को अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, ठीक है। सो बच्चे अकॉर्डिंग टू कीन्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द स्पेकुलेटिव डिमांड। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पैसा फ्यूचर के लिए सेव करूंगी कि मैं आज ही खर्चा कर दूंगी? अगर इंटरेस्ट रेट मुझे ज्यादा मिल रहा है आज, तो क्या मैं पैसा आज होल्ड करके कल को जब प्राइस ज्यादा होगा उसकी या फ्लक्चुएशंस की वेट करूंगी कि आज ही इन्वेस्ट करके पैसा अच्छा कमा लूंगी? हाँ। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स आर हाई देन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज लेस एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द डिमांड फॉर मनी, क्योंकि प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जब मनी सप्लाई क्या करी गवर्नमेंट, इंक्रीज कर रही है, डज नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ नहीं रहा, देखो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहा, इनकम
एंड हेंस डज नॉट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ना ही मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ना ही इनकम बढ़ रही है, और ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट इसको एक्सपैंड कर रही है, जिसमें ना ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ना ही इनकम इंक्रीज हो रही है, और ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप इज एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से मैंने यूज भी कर ली, तब भी कोई फायदा हो ही नहीं रहा, तो वो क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप है। ठीक है। In the situation in which general public is prepared to hold on whatever amount of money is supplied at a given rate of interest, लोग क्या करने लग जाते हैं, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उस पे बस पैसा अपने पास पकड़ के रखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहे, जितना मर्जी बढ़ जाए, मेरे को नहीं टेंशन, मैं नहीं इतना पैसा दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा। ठीक है। दे डू सो बिकॉज दे फियर द एडवर्स इफेक्ट लाइक डिफ्लेशन या फिर वॉर। उनको डर लगता है कि कल को पैसा गिरने वाला है, इकोनॉमी गिरने वाली है, तो उस टाइम पे अगर मेरा पैसा मार्केट में लगा होगा तो मैं तो लॉसेस में आ जाऊंगा। वॉर होगी तब भी मेरे हाथ में कुछ पैसा नहीं आएगा। ठीक है। इन दिस केस मॉनेटरी पॉलिसी कैरिड आउट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैज नो इफेक्ट ऑन ईदर ऑफ द इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल। हमने पढ़ लिया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना ही इनकम लेवल, किसी पे कोई फर्क नहीं है। So in a liquidity trap, monetary policy is powerless affect the interest rate. ठीक है। There is a liquidity trap at short-term 0% interest rate. When the interest rate is zero, public would not want to hold any bond. अगर मेरे को कोई इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिल रहा, क्या मैं पैसे लगाऊंगी बॉन्ड्स में? नहीं। सिंस मनी ऑल्सो पे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बेटर क्या है, अपने पास पैसे संभाल के रख लूं। ठीक है। In other words, investor would want to maintain cash savings rather than hold bonds. लोग बॉन्ड्स कागज अपने पास रखने से अच्छा कहेंगे कि हम कैश ही अपने हाथ में रख लें। ठीक है। Speculative demand becomes perfectly elastic with respect to interest rate, and speculative demand curve becomes parallel to x-axis. This is known as liquidity trap. दोबारा से liquidity trap क्या है सुन लो, जहां पे इंटरेस्ट रेट या मनी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, लोग अपने हाथ में ही पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड है मनी की वो क्या है, इलास्टिक है। हम सोच रहे हैं जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट हो, कम हो, कोई फर्क नहीं है, डिमांड कितने भी लेवल की हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद बच्चा, एक्सेस फंड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी ट्रैप इज एक जैसा क्या, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है। क्या है? इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉनेटरी पॉलिसी बेफालतू की है, कहने का मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद बच्चे, पोस्ट केन्जियन डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। उसके बाद ना क्या हुआ, कीन्स ने थोड़ी सी और चीजों के ऊपर इम्फेसाइज किया। पहली है इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ना, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो तुम क्या करो, इन्वेस्ट कर दो उस पैसे को। मतलब ये क्या करता है बच्चा, एक ईओक्यू होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसे ही ना एक पैसा होता है कि कहते हैं कि ना आपने इतना ही पैसा अपने पास रखना है। से सपोज हर टाइम आपके हाथ में 1 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा है ना, सुनो, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आप उससे ना क्या करो, इन्वेस्टमेंट से सिक्योरिटीज खरीद लो। ठीक है। अगर 20,000 ज्यादा है, 1,20,000 है, तो 20,000 की सिक्योरिटीज खरीद लो। अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, से सपोज अब 1 लाख तुम्हारे पास होना चाहिए था, 70,000 है, तो तुम क्या करोगे, 30,000 की जो ऑलरेडी तुम्हारे पास सिक्योरिटीज पड़ी है, ऐसा ज्यूम किया जाता है कि तुम्हारे पास सिक्योरिटीज हैं, तुम उसको बेच दो और 30,000 रुपए का फिर से बैलेंस प्रिपेयर करो। ये किसने बोला है? इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस है। क्या है? यस। ठीक है। अब यहाँ पे किसने दिया है, बॉमल एंड टॉबिन। किसने दिया है? हाँ, ये नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है। दिस थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर मनी इज आल्सो नोन एज इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच या फिर रियल कैश बैलेंस। ठीक है। यहाँ पे इन्वेंटरी मॉडल जो है ज्यूम करता है दो चीजें, स्टोरिंग ऑफ वैल्यूएबल मनी एंड इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट्स। वही बात है कि एक तो क्या चीज है, तुम्हारे पास बैलेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज है। वही चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है। उसके बाद बच्चा, बॉमल ने आगे एक और बात करी। उसने व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया बॉमल का ही था, ईओक्यू वाला फॉर्मूला आता है, आगे बताऊंगी, पर अब एक बार ये समझेंगे। Baumol questions why people hold money in the form of currency or cash for demand deposits instead of saving with
अ क्वाइट सेफ एंड रिस्क फ्री एंड ऑल्सो अर्न सम इंटरेस्ट। कह रहे हैं बॉमल ने ये क्वेश्चन पूछा कि लोग क्यों अपने पास पैसा बचा के रखते हैं जबकि वो पैसा बिना टेंशन के कहीं और इन्वेस्ट करके और पैसा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो उसने कहा कि लोगों को और पैसा कमाना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया उसने, ये लर्न करेंगे। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2 dy डिवाइडेड बाय आर। b इज द ब्रोकरेज फीस दैट यू पे, y इज द इनकम, एंड r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, तभी वो डिवाइडेड है, तभी वो क्या है, डिवाइडेड है। तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। बी क्या होती है, जो आप फीस पे करते हो किसको, ब्रोकर को, फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उस इंसान को ब्रोकर कहते हैं। और उसको जो कमीशन पे करते हैं, ब्रोकरेज फीस या ब्रोकरेज कमीशन कहते हो, वो खर्चा है तुम्हारा, वो लोग है ना कंसिडरेशन में, यस। वाई क्या है, आपकी इनकम, ठीक है, आपकी इनकम से तो खर्चा दे रहे हो ना, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना अर्न कर रहे हो वो अर्निंग है, तो वो उल्टा है ना, खर्चे का उल्टा, तो वो डिवाइड कर दोगे और अंडर रूट ले लो, होल अंडर रूट है, होल अंडर रूट है, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर रूट रूल भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट रूल, ओके। तो मैंने आपको बता दिया, एक्सेस कैश है तो बाय कर लो सिक्योरिटीज, डेफिसिट कैश है तो सेल कर दो सिक्योरिटीज। और ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे आएगा, इस फॉर्मूला से आता है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। क्लियर है, ये लिख लो, लिखना तो फटाफट। फ्रीडमैन री स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, जो हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी थी, उसी को फ्रीडमैन ने ऊपर दी थी ना, फ्रीडमैन ने नहीं, आइवरिश फिशर ने दी थी उसको, अभी ये रीइंस्टेट किया गया है, ठीक है। तो कह रहे मिल्टन फ्रीडमैन एक्सटेंडेड कीन स्पेकुलेटिव मनी इन द फ्रेमवर्क, उसने और इसको इम्प्रूव कर दिया, और इसने कहा कि और फैक्टर्स से भी हमारी इनकम जो है डिपेंड करती है। पहली चीज, सॉरी, डिमांड फॉर मनी जो है डिपेंड करती है, परमानेंट इनकम। अगर बच्चे तुम्हारे पास रेगुलर इनकम आ रही है, कोई एक परमानेंट आ रही है, रेंट आ रहा है, तो तुम्हारा डिमांड फॉर मनी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। यस, हमने बात करी ना, अगर इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी क्योंकि ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। एंड रिलेटिव रिटर्न्स ऑन द एसेट, अगर बच्चे रिस्क ज्यादा है, अगर रिस्क ज्यादा है तो बच्चे क्या, मैं ज्यादा पैसा होल्ड करना चाहूंगी, यस, ज्यादा होल्ड करना चाहूंगी, मैं खर्च नहीं करने चाहूंगी सर, श्योर है। सो बच्चे, इसने कहा परमानेंट इनकम डिटरमाइंस द डिमांड फॉर मनी। परमानेंट इनकम इज, ये मैंने आपको इसमें बस यही है बेसिकली, अगर परमानेंट इनकम है तो आपको ज्यादा डिमांड रहेगी, ठीक है, परमानेंट इनकम से ज्यादा डिमांड रहेगी। 4 डिटर्मिनेंट्स है बच्चा। पहली बात क्या है, टोटल वेल्थ, अगर आपकी टोटल वेल्थ जो है ज्यादा है तो आप क्या करोगे, उसको ज्यादा डिमांड करोगे, ठीक है। और इन्वेस्ट किस किस में फॉर्म में करोगे, मनी होल्ड करके रखोगे, बॉन्ड्स भी होल्ड करोगे, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, नहीं, नॉर्मल भी कर सकते हो। प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज्यादा होगी, सुन लो, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करती तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा फोरगो हो रहा है, मेरी बात सुनो, मैं क्या चाहती हूँ, इंटरेस्ट लेना चाहती हूँ, आई वॉन्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, इंटरेस्ट ज्यादा है और मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, तो क्या मैं होल्ड करना चाहूंगी, नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कम है तो मैं अपने पास पैसा होल्ड करूंगी, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगी, यस। सो देखो, राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग्स दैट इज रिटर्न्स डिक्लाइन एंड वाइस वर्सा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, कब डिमांड हमारी बढ़ेगी, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, क्लियर है। इन्फ्लेशन, अब अगर इन्फ्लेशन है तो बच्चे रियल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, तो मुझे पैसों की जरूरत ज्यादा होगी, ठीक है। डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, अगर बच्चे मैं डरपोक इंसान हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना चाहूंगी, संभाल के रखना चाहूंगी और अपने पास होल्ड करना चाहूंगी। लेकिन अगर मैं रिस्क अवर्स नहीं हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा रिस्क एडवेंचरस पर्सन हूं, मैं रिस्क टेकर हूं, मुझे मजा आता है रिस्क लेके, तो बच्चे मैं क्या करूंगी, क्या अपने पास पैसा संभाल के रखूंगी कि इन्वेस्ट ज्यादा करूंगी, इन्वेस्ट ज्यादा करूंगी, यही है बस, ये देखिए, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक इंसान को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ना व्हाट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेना चाहिए ताकि उसका रिस्क क्या हो, मिनिमाइज हो सके, उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं।
ठीक है। टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन बच्चे ये क्या है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन पीपल वुड वांट टू डिमांड मोर सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मोर। यस, ठीक है। If the rate of return on bonds, individual will be attracted to hold greater portion of their wealth in bonds, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेडी मनी। मैं अपने हाथ में तो नहीं रखना चाहूंगी, मैं इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहूंगी। ठीक है। टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच डिमांड फंक्शन फॉर मनी क्या कहता है, एज एन एसेट स्लोप्स डाउनवर्ड वेयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज द डिमांड फॉर मनी एंड वर्टिकल एक्सिस शोज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या कह रहा है, डिमांड फॉर मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर व्हाट नेगेटिवली रिलेटेड। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो क्या आप अपने पास पैसा रखना चाहोगे कि इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो डिमांड फॉर मनी विल बी लेस टू होल्ड इन हैंड्स, ठीक है, एंड मोर टू इन्वेस्ट एंड वाइस वर्सा। Tobin's liquidity preference theory has been found to be true to empirical studies, मतलब practically it is true, ठीक है। Why? बस ये इंटरेस्ट इलास्टिसिटी बताता है कि अगर आपका से सपोज इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, अपने पास पैसा होल्ड ना करके इन्वेस्ट ज्यादा करोगे। श्योर है। बहुत आई नो थोड़ा सा है ऐसा चैप्टर, बट ये है ही ऐसा, यू नेवर नो, फिर भी हमने बहुत